हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमएफ नॉवल वर्ल्ड पर। ये कहानियाँ मेरे द्वारा एडिटेड और अनुवादित है। यहाँ आपको कई प्रकार की कहानियाँ सुनने मिलेगी और इसमें बताए गए सभी नाम पात्र घटनाएं एक लेखक की कल्पना मात्र है, तो इसे गंभीरता से ना लें। चलिए शुरू करते हैं। सिद्धराज बुरी तरह फंस गया था। एक तरफ कार्तिक का अमर मुक्का और दूसरी तरफ यह ड्रैगन। भाई कार्तिक, जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, अयान चिल्लाया। उसके हाथ कांप रहे थे। यह शक्ति केवल 3 सांसों तक ही टिक सकती थी। आदिम तारों, इसे कुचल दो, कार्तिक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बूम! कार्तिक का मुक्का और अयान का ड्रैगन एक साथ सिद्धराज पर टूट पड़े। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने देखने वालों की रूह कंपा दी। कार्तिक ने पूरी ताकत झोंक दी। उसके हाथ हवा में तेजी से मुद्राएं बनाई और फिर आदिम तारा मुट्ठी का प्रहार किया। उसे नहीं पता था कि अमर मंत्र जोधने से सिद्धराज को दबाया जा सकेगा या नहीं, लेकिन प्राचीन जेड की मदद से सफलता की उम्मीद ज्यादा थी। कार्तिक ने कभी अर्थ बाइंडिंग लॉक का इस्तेमाल नहीं किया था। यह अज्ञात था कि क्या यह एक स्टार रिवर साधक को मार सकता है, लेकिन अब एक एक कदम फूंक कर रखने का समय नहीं था। बूम! आदिम तारा मुक्का बिजली की तरह गिरा और पलक झपकते ही सिद्धराज के शरीर पर जा लगा। पूरा आकाश एक चकाचौंध भरी रोशनी से भर गया। इतनी भयानक ऊर्जा की तरंगें उठीं कि दूर बैठे डिंग फेंक हॉल और वुल्फ फैंग गैंग के नेताओं को भी इसकी खबर लग गई। धिक्कार है, तारकनाथ ने दांत पीसे। काश मैंने उस लड्डिचके को पहले ही मार दिया होता। अब सिद्धराज सारा खजाना ले जाएगा। दोनों प्रमुख सेनाओं ने तुरंत अपनी पूरी ताकत कार्तिक को घेरने के लिए भेज दी। अगर वे सिद्धराज को रोक नहीं पाए तो ब्लड सी डेमन आइलैंड का संतुलन बिगड़ दी जाएगा। हजारों आंखों के सामने कार्तिक का मुक्का सिद्धराज से टकराया। सिद्धराज का शरीर हवा में किसी सूखे पत्तों की तरह उड्डयच गया। स्टार रिवर प्रोटेक्शन सामयिकता। भले ही वह ड्रैगन की जकड़डियाच में था, लेकिन सिद्धराज ने हार नहीं मानी। उसके शरीर से एक धुंधली आकाश गंगा निकली और उसने कार्तिक के हमले को रोकने की कोशिश की। सामान्यतः यह सुरक्षा कवच किसी भी दिव्य लोक के हमले को बेकार कर देता, लेकिन कार्तिक का मुक्का सामान्य नहीं था। उसमें अमर मंत्रों की शक्ति थी। 3 सांसें बीत गईं। अयान के हाथ में मौजूद प्राचीन तलवार की चमक फीकी पड़ीएच गई और वह वापस अपने असली रूप में आ गई। कूद पढ़ो! कार्तिक ने आखिरी धक्का दिया। आदिम तारा मुक्का फट गया। अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल जैसा भंवर बन गया। सिद्धराज खून से लथपथ होकर बाहर निकला। वह जिंदा था। थोड़ी सांस फूल रही थी, कपद्धे फटे थे, लेकिन कोई जानलेवा चोट नहीं थी। बस इतना ही। सिद्धराज हंसा। उसका चेहरा खून से सना हुआ किसी भूत जैसा लग रहा था। 2 चींटियों ने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन मुझे मार नहीं सके। उसकी छाती और पीठ पर गहरे घाव थे जहां हड्डियां दिख रही थीं, लेकिन एक स्टार रिवर साधक के लिए यह मामूली था। कार्तिक का दिल बैठ गया। इतनी ताकत के बाद भी वह जिंदा है। अगर अयान की मदद न होती तो शायद यह हमला सिद्धराज को खरोंच भी न दे पाता। अब कार्तिक के पास कोई विकल्प नहीं था। आत्मा का भाला। बिना किसी हिचकिचाहट के कार्तिक ने अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल किया। अगर सिद्धराज नहीं मरता तो वे दोनों मारे जाएंगे। कार्तिक, तुम बेवकूफ हो। सिद्धराज जोर से हंसा। मुझे सिर्फ शारीरिक चोट लगी है। मेरी आत्मा सुरक्षित है। अब देखो मैं तुम्हारी तकनीक कैसे छीनता हूं। जैसे ही कार्तिक ने हमला किया, सिद्धराज तैयार था, लेकिन कार्तिक रुकने वाला नहीं था। आत्मा का भाला एक अदृश्य तीर की तरह अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ा। अयान, तैयार रहो, कार्तिक ने टेलीपैथी से संदेश भेजा। अचानक कार्तिक के सामने एक लंबी जंजीर प्रकट हुई। अर्थ बाइंडिंग लॉक। जंजीर को देखते ही सिद्धराज की आंखें सिकुड़ गईं। उसे पहली बार मौत का डर महसूस हुआ। वह सोल स्पीयर के बारे में भूल गया था। सोल स्पीयर ने सिद्धराज के आत्मा सागर को भेद दिया। दर्द इतना तेज था कि वह चीख पड़ा। हालांकि यह उसकी आत्मा को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया, लेकिन इसने उसे एक पल के लिए सुन्न कर दिया। इसी एक पल का कार्तिक को इंतजार था।
कार्तिक ने आत्मा कुल की भाषा में कुछ बुदबुदाया। अर्थ बाइंडिंग लॉक बिजली की तरह उठ डसकर सिद्धराज के पास गया और उसे जगडत लिया। जंजीरें कसती गईं। सिद्धराज किसी चावल के पकौड़े की तरह बंध गया। वह हिल भी नहीं सकता था। उसका शरीर बेजान होकर आकाश से नीचे गिरने लगा। कार्तिक को लगा जैसे उसकी आत्मा निचौड़ ली गई हो। अर्थ बाइंडिंग लॉक ने उसकी 90% ऊर्जा सोख ली थी। वह भी बेहोश होकर गिरने लगा। गिरते गिरते उसने अपने स्वर्ग भक्षण कड़ाहे को सक्रिय किया और सिद्धराज को उसके अंदर खींच लिया। अयान ने हवा में छलांग लगाई, गिरते हुए कार्तिक को अपनी बाहों में पकड़ ढहा और पास के एक गुप्त भूमिगत मार्ग में कूद गया। अगले ही पल दुर्जन और वुल्फ फैंग कमांडर वहां पहुंचे। उनके चेहरे पीले पड़ीडीएच गए थे। इतनी भयानक तबाही! एक स्तर 2 का स्टार रिवर साधक इतनी तबाही कैसे मचा सकता है? डिंग फेंक ने अविश्वास से चारों ओर देखा। उन्हें लगा कि सिद्धराज ने कार्तिक को मार दिया है और भाग गया है। लेकिन जब उन्होंने गवाहों से सुना कि असल में क्या हुआ था, तो उनके होश उड्डीअच गए। ड्रैगन तलवार, अमर मंत्र, डरावनी जंजीरें, राक्षसी आत्मा तकनीक। कार्तिक कोई साधारण शिकार नहीं था। वह एक चलता फिरता खजाना था। आदेश जारी करो, वुल्फ फैंग कमांडर चिल्लाया। सारे काम छोड़ दो। उस लड्ढके को ढूंढो। जो सुराग देगा उसे हॉल मास्टर बना दूंगा। हजारों लोग पागलों की तरह खदानों में घुस गए। इंसान, राक्षस और समुद्री दैत्य सब उस खजाने के पीछे पड़ीडीएच गए। कार्तिक इस सब से अनजान था। उसकी आत्मा सूख चुकी थी। केवल स्वर्गीय मार्ग की दिव्य पुस्तक उसकी रक्षा कर रही थी। अयान एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह कार्तिक को लेकर भाग रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। वह बस किसी भी सुरंग में घुस जाता। अचानक कार्तिक के आत्मा सागर में एक सुनहरी रोशनी चमकी। दिव्य पुस्तक ने अपना जादू चलाया और उसकी आत्मा धीरे धीरे ठीक होने लगी। 1 घंटे बाद अयान एक अंधेरी और गीली गुफा में रुका। वह थक कर चूर हो चुका था। ऊपर से गंदा पानी टपक रहा था। कार्तिक ने धीरे से आंखें खोली। भाई कार्तिक, तुम जाग गए? अयान की आंखों में आंसू आ गए। हम कहां हैं? कार्तिक ने कमजोर आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, अयान ने माफी मांगते हुए कहा। मैं बस भागता रहा। कोई बात नहीं, मुझे बैठने में मदद करो, कार्तिक ने कहा। उसने एक ब्लड डेमन स्टोन निकाला और उसे सोखना शुरू किया। पत्थर की शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ने लगी और उसके घावों को भरने लगी। तभी उसके शरीर के भीतर से एक गुस्से भरी आवाज आई। कार्तिक, तुम शैतान! तुमने मुझे कहां कैद कर रखा है? मुझे अभी बाहर निकालो। कार्तिक सन्न रह गया। उसने अपनी चेतना को अपनी महान वन्य दुनिया में भेजा। वहां आकाश में एक व्यक्ति रस्सियों से बंधा हुआ तैर रहा था। वह सिद्धराज था। कार्तिक वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसे याद आया कि पृथ्वी बंधन लॉक लगाने के बाद जब उसके पास थोड़ी सी भी स्पष्टता बची थी, तो उसने सिद्धराज को सीधे स्वर्गभक्षी दिव्य कड़ाही में डाल दिया था। वह लगभग यह बात भूल ही गया था। आमतौर पर जो भी इंसान पहले इसमें निगले गए थे, वे तुरंत तरल में बदल जाते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा था। सिद्धराज अभी भी जीवित था और लगातार चिल्ला रहा था। कार्तिक की दिव्य चेतना ने उसका रूप धारण किया और वह अपने ही शरीर के भीतर उस विशाल कड़ाही के ऊपर प्रकट हुआ। कार्तिक को अंदर आते देख सिद्धराज का चेहरा प्रतिशोध की आग में जलते हुए किसी भूत की तरह भयानक रूप से विकृत हो गया। सिद्धराज, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा, है ना? कार्तिक ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। तुमने अपने शरीर के अंदर एक शैतानी कड़ाहा छिपा रखा है। क्या तुम कोई दानव हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे तुरंत छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस कड़ाहे में फंसा पाओगे? सिद्धराज अभी भी अपनी अकड़ में था और कार्तिक को धमका रहा था। पृथ्वी बंधन लॉक ने उसे केवल जकड़ रखा था, वह उसे मार नहीं सकता था। तारा नदी क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास अपार शक्ति होती है। उनका शरीर पानी और आग से लगभग अप्रभावित रहता है और साधारण लपटें उन्हें राख में नहीं बदल सकती। मृत्यु के कगार पर भी तुम्हारा अहंकार नहीं गया। आज मैं तुम्हें परिष्कृत करूंगा ताकि तुम्हारी शक्ति मुझे दिव्य घटना क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने में मदद कर सके।
कार्तिक ने एक ठंडी और व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। अगर वह दूसरे स्तर तक पहुंच गया तो उसकी शक्ति न केवल पूरी तरह बहाल हो जाएगी बल्कि एक नए शिखर पर भी पहुंच जाएगी। इससे उसे पीछा करने वाली भीड़ से बचने का एक बेहतर मौका मिलेगा। एक तारा नदी क्षेत्र के विशेषज्ञ को परिष्कृत करना, यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में कार्तिक ने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आजीवक संप्रदाय शीर्ष 10 संप्रदायों में से एक है, फिर भी वहां तारा नदी क्षेत्र के शिष्यों की संख्या मुश्किल से 2000 है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस स्तर तक पहुंचना कितना कठिन है। हालांकि शिष्य कम है, लेकिन प्रबंधकों की संख्या काफी है। बहुत से लोग यह मानकर कि वे कभी नवजात आत्मा के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, एक एल्डर बनकर शांति से जीवन बिताना चुनते हैं। सिद्धराज पिछले 50 वर्षों से तारा नदी क्षेत्र के दूसरे स्तर पर अटका हुआ था। उसके शरीर के भीतर आकाश गंगा के नियम अत्यंत भयावह थे। क्या मजाक है, तुम तो बस एक मामूली दिव्य साधक हो, मुझे परिष्कृत करने का सपना भी देख रहे हो? सिद्धराज हंसते हुए बोला। जिस क्षण मैं इन अजीब जंजीरों से मुक्त हो जाऊंगा, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह कहने के बाद उसने पृथ्वी बंधन लॉक को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इन जंजीरों को नियंत्रित करने के लिए बहुत मजबूत आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है और कार्तिक की आत्मशक्ति सीमित थी। उसे सिद्धराज को जल्द से जल्द खत्म करना था। यह मजाक है या नहीं, यह तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। कार्तिक और अधिक शब्द बर्बाद करने के मूड में नहीं था। उसने कड़ाही की गहराई में देखा, जहां राक्षसी ज्वालाएं बेचैनी से सुलग रही थीं। एक विचार के साथ ही प्रचंड तूफान की तरह कड़ाही के भीतर से राक्षसी ज्वालाएं उमड़ पड़ी। इन्हें जलाकर राख कर दो। आह, यह किस तरह की आग है? सिद्धराज अचानक चीख उठा। साधारण ज्वालाएं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं, लेकिन यह नरक की ज्वाला थी, समाधि की अग्नि के समान, जिसे कोई सहन नहीं कर सकता। सिद्धराज की बांह का मांस धीरे धीरे पिघलकर एक शुद्ध तरल ऊर्जा में बदलने लगा और कार्तिक के विशाल निर्जन जगत में प्रवेश करने लगा। सफलता का अवसर अब दूर नहीं था। कार्तिक की चेतना उसके भौतिक शरीर में वापस आ गई। उसने तुरंत अपनी भूत नेत्र तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि आसपास किसी भी खतरे का पता लगा सके। साधना में सफलता के उस नाजुक पल में वह किसी भी बाधा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सिद्धराज की भंडारण अंगूठी पहले ही छीन ली थी। अंदर की सामग्री देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वाह! 10 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन, 500 उच्च श्रेणी के स्प्रिट स्टोन और 100 रक्त दानव पत्थर। इस बार तो सचमुच खजाना हाथ लगा है। इनके अलावा बड़ी संख्या में गोलियां और व्यूहा सामग्रियां भी थीं। आखिर वह एक तारा नदी क्षेत्र का विशेषज्ञ था, जिसने वर्षों से संसाधनों को जमा कर रखा था। एक शाही कलाकृति, सचमुच एक शाही अस्त्र। राजा स्तर का हथियार तारा नदी क्षेत्र के योद्धाओं के लिए होता है, जबकि कार्तिक की दुष्ट तलवार अभी भी स्पिरिट ट्रेजर अवस्था में थी। इसे उन्नत करने के लिए कोई उपयुक्त अंतर्निहित आत्मा नहीं मिल पा रही थी, जिससे कार्तिक बहुत परेशान था। दिव्य घटना क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह अब सहज आध्यात्मिक खजानों को परिष्कृत करने में पूरी तरह सक्षम था। एक बार जब हमें उपयुक्त आत्मा मिल जाएगी, तो हम इस दुष्ट तलवार को राजा श्रेणी के हथियार के स्तर तक उन्नत कर देंगे। कार्तिक ने मन ही मन सोचा। भले ही यह राजा स्तरीय न बने, लेकिन इसे जन्मजात आध्यात्मिक खजानों में उच्चतम श्रेणी तक तो पहुंचना ही होगा। उसने अपनी भूत नेत्र तकनीक वापस ले ली। यह जगह वीरान थी, जहां कोई आना पसंद नहीं करता था। सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद उसने एहतियात के तौर पर चारों ओर एरे फ्लैग लगा दिए। अयान, मैं दिव्य घटना क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश करने ही वाला हूं। तुम मेरी रक्षा करना, कार्तिक ने अयान को आदेश दिया। जी भाई। अयान तुरंत उठ खड़ा हुआ और गुफा के प्रवेश द्वार पर रक्षात्मक मुद्रा में तैनात हो गया। इतने सारे संसाधनों और सिद्धराज की ऊर्जा के साथ कार्तिक का लक्ष्य केवल दूसरा स्तर नहीं था, वह उससे भी आगे जा सकता था। अंदर सिद्धराज की चीखें धीरे धीरे कमजोर होती गईं। उसका शरीर अब छलनी हो चुका था, केवल कंकाल बचा था।
उसकी सारी शक्ति निचोड़ी जा रही थी। पहले वह गुस्से में गालियां दे रहा था, लेकिन अब थककर केवल दया की भीख मांग रहा था। उसे उम्मीद थी कि कार्तिक उसे छोड़ देगा और वह उसका गुलाम बनने को भी तैयार था, लेकिन कार्तिक ने उसकी अनदेखी कर दी। राक्षसी ज्वालाओं की गति अचानक बढ़ गई। हजारों ऊर्जा की बूंदें कार्तिक के शरीर में प्रवेश कर गईं, जिससे ग्रेट वाइल्डनेस डिवोरिंग हेवन तकनीक की प्रक्रिया तेज हो गई। उसकी हथेली में मौजूद रक्त दानव पत्थर सिकुड़ता चला गया और उसके अंदर की ऊर्जा कार्तिक ने खींच ली। तारा नदी की शक्ति से भरपूर वह उमड़ता हुआ तरल पदार्थ उसके अंगों और हड्डियों में समा गया, हर एक रोम छिद्र को खोलकर उसे तेजी से अवशोषित करने लगा। उसका शरीर अत्यंत तीव्र गति से विकसित हो रहा था और पुरानी चोटें मिनटों में ठीक हो रही थीं। सबसे अद्भुत बदलाव कार्तिक के विशाल निर्जन जगत में हो रहा था। तारा नदी की शक्ति के विलय के बाद आकाश में तारों के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने लगे। हालांकि वे बहुत छोटे थे, फिर भी वे असली तारों जैसे चमक रहे थे। ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज था कि कार्तिक के शरीर में दर्द की लहरें दौड़ गईं। अद्भुत सफलता। उसका शरीर लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। वह अगले स्तर में प्रवेश करने के लिए तैयार था। दिव्य घटना क्षेत्र के दूसरे स्तर का द्वार किसी कागज की दीवार जैसा प्रतीत हुआ, जिसे कार्तिक ने एक ही झटके में तोड़ दिया। आकाश गंगा की शक्ति अविनाशी है, जो आसानी से सीमाओं को पार कर जाती है। उसकी आत्मा के सागर में एक बवंडर सा दौड़ गया और उसकी आत्मिक शक्ति अत्यंत तीव्र गति से बढ़ गई। दिव्य ग्रंथ खुल गया और तारों के क्रम का विवरण प्रकट होने लगा। सब कुछ योजना के अनुरूप चल रहा था। सिद्धराज के साथ हुई लड़ाई को एक दिन बीत चुका था। धरती पर मौजूद 90% से अधिक मार्शल आर्टिस्ट अब खदानों और भूमिगत क्षेत्रों में चले गए थे। बड़ी संख्या में राक्षस भी चुपके से घुसपैठ कर चुके थे। राक्षसों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है और वे कार्तिक के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन कार्तिक अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। अगर जल्दबाजी न होती तो वह आसानी से तीसरे स्तर तक भी पहुंच सकता था, लेकिन उसे यहां से निकलना था। ब्लड सी डेमन आइलैंड बड़ा था, लेकिन इतने सारे दुश्मनों के कारण उसका पता लगना तय था। उसके शरीर से हड्डियों के चटकने की गड़गड़ाहट आ रही थी। उसका खून खौल रहा था। यदि उसके रक्त में और सुधार किया जा सके तो उसकी आध्यात्मिक जड़ अमर आध्यात्मिक जड़ के स्तर तक उन्नत हो सकेगी। 1 घंटा बीत गया। सिद्धराज अब पूरी तरह से मिट चुका था। उसकी मूल आत्मा को भी कार्तिक ने परिष्कृत कर लिया था। तभी अचानक बूम! कार्तिक के आत्मा सागर में एक जोरदार धमाका हुआ, इतना जोरदार कि उसके कान के पर्दे लगभग फट गए। कोहरे से ढके आत्मा सागर के ठीक केंद्र में एक छोटा सा सुनहरा बिंदु प्रकट हुआ। यह तिल के दाने के आकार का ही था, बहुत मामूली सा, फिर भी इसने कार्तिक को अंदर तक झकझोर दिया। यह कैसे संभव है? मैं तो केवल दिव्य घटना क्षेत्र में हूं। मेरे पास आदिम आत्मा कैसे हो सकती है? कार्तिक पूरी तरह से स्तब्ध था। नियमों के अनुसार केवल तारा नदी क्षेत्र को भेदने पर ही आत्मा सागर का कोहरा आदिम आत्मा के बीज में विकसित होता है, लेकिन यहां कार्तिक ने समय से पहले ही यह असंभव उपलब्धि हासिल कर ली थी। आदिम आत्मा प्रारंभ में एक धुंधले बीज की तरह होती है और अभ्यास के साथ यह मूल शरीर जैसा रूप ले लेती है। एक बार जब कोई नवजात आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो भले ही उसका भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, वह पुनर्जन्म ले सकता है। यह अमृता की ओर पहला बड़ा कदम है। केवल तारा नदी क्षेत्र को पार करके ही इसे जागृत किया जा सकता है, लेकिन कार्तिक ने यह पहले ही कर दिखाया था। अगर यह खबर बाहर गई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। सिद्धराज की शक्तिशाली आत्मा को परिष्कृत करने के कारण ही यह चमत्कार हुआ था। उसकी बची हुई आत्मिक शक्ति कार्तिक के आत्मा सागर में समा गई थी, जिससे आदिम आत्मा का भ्रूण समय से पहले प्रकट हो गया। कार्तिक ने गहरी सांस ली। अब जब यह हो चुका था तो इसके बारे में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं था। इसके केवल लाभ ही थे। आदिम आत्मा भ्रूण को संघनित करने का सबसे बड़ा फायदा यह था कि भविष्य में पृथ्वी बंधन लॉक का उपयोग करते समय उसे आत्मशक्ति के खत्म होने या कोमा में जाने का डर नहीं रहेगा।
वह अब अपनी सीमाओं से परे जाकर लड़ सकता था। 40 वर्ष की आयु में तारा नदी क्षेत्र में प्रवेश करना युवावस्था माना जाता है, लेकिन कार्तिक जिस गति से आगे बढ़ रहा था वह इतिहास रचने वाला था। एल्डर राशिद जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी वहां तक पहुंचने में 45 साल लग गए थे, जबकि कार्तिक ने अपनी उम्र से कहीं पहले ही उस शक्ति की नींव रख दी थी। कार्तिक वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसे अचानक याद आया कि जब उसने सिद्धराज पर पृथ्वी बंधन लॉक लगाया था, तब बेहोश होने से ठीक पहले उसने उसे अपनी स्वर्गभक्षी दिव्य कड़ाही में डाल दिया था। वह तो यह बात लगभग भूल ही गया था। आमतौर पर जो भी इंसान पहले इसमें निगले गए थे वे तुरंत पिघलकर तरल बन जाते थे, लेकिन इस बार मामला कुछ और था। सिद्धराज अभी भी जिंदा था और लगातार चिल्ला रहा था। कार्तिक की दिव्य चेतना ने उसके शरीर के भीतर उस विशाल कड़ाही के ऊपर अपना रूप लिया। कार्तिक को अंदर आते देख सिद्धराज का चेहरा प्रतिशोध की आग में जलते हुए किसी भूत की तरह भयानक रूप से विकृत हो गया। सिद्धराज, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा, है ना? कार्तिक ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। तुमने अपने शरीर के अंदर एक शैतानी कड़ाहा छिपा रखा है। क्या तुम कोई दानव हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे तुरंत छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस कड़ाहे में फंसा पाओगे? सिद्धराज अभी भी अपनी अकड़ में था और कार्तिक को धमका रहा था। पृथ्वी बंधन लॉक ने उसे केवल जकड़ रखा था, वह उसे मार नहीं सकता था। तारा नदी क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास अपार शक्ति होती है। उनका शरीर पानी और आग से लगभग अप्रभावित रहता है और साधारण लपटें उन्हें राख में नहीं बदल सकती। मृत्यु के कगार पर भी तुम्हारा अहंकार नहीं गया। आज मैं तुम्हें परिष्कृत करूंगा ताकि तुम्हारी शक्ति मुझे दिव्य घटना क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने में मदद कर सके। कार्तिक ने एक ठंडी और व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। अगर वह दूसरे स्तर तक पहुंच गया तो उसकी शक्ति न केवल पूरी तरह बहाल हो जाएगी बल्कि एक नए शिखर पर भी पहुंच जाएगी। तारा नदी क्षेत्र के विशेषज्ञ को परिष्कृत करना, यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में कार्तिक ने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आजीवक संप्रदाय शीर्ष 10 संप्रदायों में से एक है, फिर भी वहां तारा नदी क्षेत्र के शिष्यों की संख्या बहुत कम है। सिद्धराज पिछले 50 वर्षों से तारा नदी क्षेत्र के दूसरे स्तर पर अटका हुआ था। उसके शरीर के भीतर आकाशगंगा के नियम अत्यंत भयावह थे। क्या मजाक है? तुम तो बस एक मामूली दिव्य साधक हो, मुझे परिष्कृत करने का सपना भी देख रहे हो। सिद्धराज हंसते हुए बोला। जिस क्षण मैं इन अजीब जंजीरों से मुक्त हो जाऊंगा उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह कहने के बाद उसने बंधन तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कार्तिक जानता था कि उसकी आत्मशक्ति सीमित है, इसलिए उसे सिद्धराज को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। यह मजाक है या नहीं, यह तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। कार्तिक और अधिक शब्द बर्बाद करने के मूड में नहीं था। उसने कड़ाही की गहराई में देखा जहां राक्षसी ज्वालाएं बेचैनी से सुलग रही थीं। एक विचार के साथ ही प्रचंड तूफान की तरह कड़ाही के भीतर से राक्षसी ज्वालाएं उमड़ पड़ी। इन्हें जलाकर राख कर दो। यह किस तरह की आग है? सिद्धराज अचानक चीख उठा। साधारण ज्वालाएं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं, लेकिन यह नरक की ज्वाला थी जिसे कोई सहन नहीं कर सकता। सिद्धराज की बांह का मांस धीरे धीरे पिघलकर एक शुद्ध तरल ऊर्जा में बदलने लगा और कार्तिक के विशाल निर्जन जगत में प्रवेश करने लगा। सफलता का अवसर अब दूर नहीं था। कार्तिक की चेतना उसके भौतिक शरीर में वापस आ गई। उसने तुरंत अपनी भूत नेत्र तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि आसपास किसी भी खतरे का पता लगा सके। साधना में सफलता के उस नाजुक पल में वह किसी भी बाधा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने सिद्धराज की भंडारण अंगूठी पहले ही छीन ली थी। अंदर की सामग्री देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वाह! 10 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन, 500 उच्च श्रेणी के स्प्रिट स्टोन और 100 रक्त दानव पत्थर। इस बार तो सचमुच खजाना हाथ लगा है। इनके अलावा बड़ी संख्या में गोलियां और व्यूह रचना की सामग्रियां भी थीं। आखिर वह एक तारा नदी क्षेत्र का विशेषज्ञ था जिसने वर्षों से संसाधनों को जमा कर रखा था। एक शाही कलाकृति, सचमुच एक शाही अस्त्र।
राजा स्तर का हथियार तारा नदी क्षेत्र के योद्धाओं के लिए होता है, जबकि कार्तिक की दुष्ट तलवार अभी भी कमजोर अवस्था में थी। इसे उन्नत करने के लिए कोई उपयुक्त अंतर्निहित आत्मा नहीं मिल पा रही थी। दिव्य घटना क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह अब सहज आध्यात्मिक खजानों को परिष्कृत करने में पूरी तरह सक्षम था। एक बार जब हमें उपयुक्त आत्मा मिल जाएगी तो हम इस दुष्ट तलवार को राजा श्रेणी के हथियार के स्तर तक उन्नत कर देंगे। कार्तिक ने मन ही मन सोचा। उसने अपनी भूत नेत्र तकनीक वापस ले ली। यह जगह वीरान थी, जहां कोई आना पसंद नहीं करता था। सुरक्षा की पुष्टि करने के बाद उसने एहतियात के तौर पर चारों ओर झंडे लगा दिए। अय्यान, मैं दिव्य घटना क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश करने ही वाला हूं, तुम मेरी रक्षा करना। कार्तिक ने अय्यान को आदेश दिया। जी भाई। अय्यान तुरंत उठ खड़ा हुआ और गुफा के प्रवेश द्वार पर रक्षात्मक मुद्रा में तैनात हो गया। अंदर सिद्धराज की चीखें धीरे धीरे कमजोर होती गईं। उसका शरीर अब छलनी हो चुका था, केवल कंकाल बचा था। उसकी सारी शक्ति निचोड़ी जा रही थी। पहले वह गुस्से में गालियां दे रहा था, लेकिन अब थक कर केवल दया की भीख मांग रहा था। लेकिन कार्तिक ने उसकी अनदेखी कर दी। राक्षसी ज्वालाओं की गति अचानक बढ़ गई। हजारों ऊर्जा की बूंदें कार्तिक के शरीर में प्रवेश कर गईं। उसकी हथेली में मौजूद रक्त दानव पत्थर सिकुड़ता चला गया और उसके अंदर की ऊर्जा कार्तिक ने खींच ली। तारा नदी की शक्ति से भरपूर वह उमड़ता हुआ तरल पदार्थ उसके अंगों और हड्डियों में समा गया। हर एक रोम छिद्र को खोलकर उसे तेजी से अवशोषित करने लगा। उसका शरीर अत्यंत तीव्र गति से विकसित हो रहा था और पुरानी चोटें मिनटों में ठीक हो रही थीं। सबसे अद्भुत बदलाव कार्तिक के विशाल निर्जन जगत में हो रहा था। तारा नदी की शक्ति के विलय के बाद आकाश में तारों के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने लगे। हालांकि वे बहुत छोटे थे, फिर भी वे असली तारों जैसे चमक रहे थे। ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज था कि कार्तिक के शरीर में दर्द की लहरें दौड़ गईं। अद्भुत सफलता! उसका शरीर लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। वह अगले स्तर में प्रवेश करने के लिए तैयार था। दिव्य घटना क्षेत्र के दूसरे स्तर का द्वार किसी कागज की दीवार जैसा प्रतीत हुआ, जिसे कार्तिक ने एक ही झटके में तोड़ दिया। आकाशगंगा की शक्ति अविनाशी है, जो आसानी से सीमाओं को पार कर जाती है। उसके आत्मा सागर में एक बवंडर सा दौड़ गया और उसकी आत्मिक शक्ति अत्यंत तीव्र गति से बढ़ गई। दिव्य ग्रंथ खुल गया और तारों के क्रम का विवरण प्रकट होने लगा। सब कुछ योजना के अनुरूप चल रहा था। सिद्धराज के साथ हुई लड़ाई को एक दिन बीत चुका था। धरती पर मौजूद मार्शल आर्टिस्ट अब खदानों और भूमिगत क्षेत्रों में चले गए थे। बड़ी संख्या में राक्षस भी चुपके से घुसपैठ कर चुके थे और कार्तिक के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन कार्तिक अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। अगर जल्दबाजी न होती तो वह आसानी से तीसरे स्तर तक भी पहुंच सकता था, लेकिन उसे यहां से निकलना था। उसके शरीर से हड्डियों के चटकने की गड़गड़ाहट आ रही थी। उसका खून खौल रहा था। यदि उसके रक्त में और सुधार किया जा सके तो उसकी आध्यात्मिक जड़ अमर आध्यात्मिक जड़ के स्तर तक उन्नत हो सकेगी। 1 घंटा बीत गया। सिद्धराज अब पूरी तरह से मिट चुका था। उसकी मूल आत्मा को भी कार्तिक ने परिष्कृत कर लिया था। तभी अचानक बूम! कार्तिक के आत्मा सागर में एक जोरदार धमाका हुआ, इतना जोरदार कि उसके कान के पर्दे लगभग फट गए। कोहरे से ढके आत्मा सागर के ठीक केंद्र में एक छोटा सा सुनहरा बिंदु प्रकट हुआ। यह तिल के दाने के आकार का ही था, बहुत मामूली सा, फिर भी इसने कार्तिक को अंदर तक झकझोर दिया। यह कैसे संभव है? मैं तो केवल दिव्य घटना क्षेत्र में हूं, मेरे पास आदिम आत्मा कैसे हो सकती है? कार्तिक पूरी तरह से स्तब्ध था। नियमों के अनुसार केवल तारा नदी क्षेत्र को भेदने पर ही आत्मा सागर का कोहरा आदिम आत्मा के बीज में विकसित होता है, लेकिन यहां कार्तिक ने समय से पहले ही यह असंभव उपलब्धि हासिल कर ली थी। आदिम आत्मा प्रारंभ में एक धुंधले बीज की तरह होती है और अभ्यास के साथ यह मूल शरीर जैसा रूप ले लेती है। एक बार जब कोई नवजात आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो भले ही उसका भौतिक शरीर नष्ट हो जाए, वह पुनर्जन्म ले सकता है। केवल तारा नदी क्षेत्र को पार करके ही
इसे जागृत किया जा सकता है, लेकिन कार्तिक ने यह पहले ही कर दिखाया था। अगर यह खबर बाहर गई तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। सिद्धराज की शक्तिशाली आत्मा को परिष्कृत करने के कारण ही यह चमत्कार हुआ था। उसकी बची हुई आत्मिक शक्ति कार्तिक के आत्मा सागर में समा गई थी, जिससे आदिम आत्मा का भ्रूण समय से पहले प्रकट हो गया। कार्तिक ने गहरी सांस ली। अब जब यह हो चुका था तो इसके बारे में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं था। इसके केवल लाभ ही थे। आदिम आत्मा भ्रूण को संघनित करने का सबसे बड़ा फायदा यह था कि भविष्य में पृथ्वी बंधन लॉक का उपयोग करते समय उसे आत्मशक्ति के खत्म होने या कोमा में जाने का डर नहीं रहेगा। वह अब अपनी सीमाओं से परे जाकर लड़ सकता था। 40 वर्ष की आयु में तारा नदी क्षेत्र में प्रवेश करना युवावस्था माना जाता है, लेकिन कार्तिक जिस गति से आगे बढ़ रहा था वह इतिहास रचने वाला था। कार्तिक का इरादा अयान को आदिम आत्मा बीज के जागरण के बारे में बताने का नहीं था, क्योंकि यह मामला बहुत ही असाधारण और संवेदनशील था। आकाशीय घटना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद कार्तिक ने फिलहाल आगे की प्रगति की उम्मीद छोड़ दी। उसके भीतर मौजूद वह रहस्यमय प्राचीन वृक्ष उसे चेतावनी दे रहा था कि खतरा तेजी से नजदीक आ रहा है। उस वृक्ष की शक्तिशाली जड़ें अनंत शून्य में समाई हुई थीं और आसपास की कोई भी हलचल उसकी नजर से नहीं बच सकती थी। यदि अपने नए स्तर को स्थिर करने का समय न मिले तो लड़ते हुए उसे स्थिर करना ही सबसे उपयुक्त तरीका था। भक्षण स्वर्ग दिव्य कड़ाही के भीतर सिद्धराज की हड्डियां अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई थीं और वे अंधेरे में तैर रही थीं। अपनी अगली सफलता के दौरान कार्तिक उनसे बची हुई स्टार रिवर लॉज को अवशोषित करेगा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, तभी गलियारे के बाहर से लड़ाई की तेज आवाजें आने लगीं। राक्षसों का एक समूह अचानक प्रकट हुआ, जिसे रोकने के लिए अय्यान आगे बढ़ा। कार्तिक ने तुरंत अपने व्यूह झंडे हटाए और वहां से गायब हो गया। 100 से अधिक राक्षस एक घनी भीड़ की तरह एक साथ मिलकर सुरक्षा घेरे पर उन्मादी हमला कर रहे थे। महज एक ही मुठभेड़ में अय्यान घायल हो गया। दानव जाति की युद्ध शक्ति अत्यंत भयानक थी। मुख्य समस्या यह थी कि अयान को राक्षसों से लड़ने की आदत नहीं थी। यह स्पष्ट था कि उसके दादाजी उसे शायद ही कभी राक्षस लोक में ले जाते थे, इसलिए उसे उनकी लड़ाई की शैली का अनुभव कम था। तभी अचानक कार्तिक की दुष्ट तलवार बिजली की तरह नीचे गिरी। प्रकाश की एक अभूतपूर्व चमक ने उस अंधेरे भूमिगत मार्ग को रोशन कर दिया, जिससे 100 से अधिक राक्षस पूरी तरह से दिखाई देने लगे। स्नैप स्नैप, एक के बाद एक सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगे, जैसे गेहूं की कटाई हो रही हो। पलक झपकते ही आधे से ज्यादा राक्षस खत्म हो गए। यहां तक कि 7वें स्तर का एक दानव, जो शक्ति में स्वर्गीय क्षेत्र के मनुष्य के बराबर था, वह भी इस हमले का सामना नहीं कर सका और तलवार की ऊर्जा से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। 8वें स्तर के दानव यहां दुर्लभ थे, जो आमतौर पर मुख्य शिविर की रक्षा करते थे। हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। कार्तिक ने अपनी गति और तेज कर दी। उसने डिवोरिंग हेवन कॉल्ड्रॉन की मदद से वहां उमड़ती हुई सभी राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। वह ऊर्जा काले तरल में बदल गई और उसके भीतर की विशाल निर्जन दुनिया में समा गई। कड़ाही अब राक्षसी आकृतियों की एक मोटी परत से ढकी हुई थी, जो देखने में अत्यंत भयावह लग रही थी। इस समय वह दिव्य कड़ाहा किसी नरक की भट्टी जैसा लग रहा था, जो हर चीज को निगलने के लिए तैयार था। राक्षसों की मौत की चीखें और दहाड़ें भूमिगत मार्ग से दूर दूर तक गूंज उठीं। यहाँ की गुफाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे हल्की सी आवाज भी सैकड़ों मीटर दूर तक जा सकती थी। कार्तिक की तलाश कर रहे साधक यह आवाज सुनते ही चीतों की तरह उस दिशा में दौड़े। यह सही था, वे इक्का दुक्का नहीं बल्कि ज्वार की तरह उमड़ पड़े थे। वे बड़े बड़े समूहों में आए थे, जिनकी संख्या 5 या 6 हजार तक थी। कार्तिक चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक ही समय में 5-6 हजार लोगों और उनमें छिपे स्टार रिवर क्षेत्र के विशेषज्ञों से जीतना असंभव था। अगर उसका सामना दुर्जन या तारकनाथ जैसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति से हो जाता तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सभी राक्षसों का वध करने के बाद
कार्तिक एक पल भी नहीं रुका और अय्यान के साथ दूसरे क्षेत्र की ओर चल पड़ा। अपनी भूत आंख तकनीक पर उसे भरोसा था कि वह पीछा करने वालों को चकमा दे सकता है। कार्तिक के जाने के कुछ ही पलों बाद वहां लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो गया। युद्ध के निशान अभी भी ताजा थे। यह कार्तिक की छोड़ी हुई आभा है। गलियारे में फैली ऊर्जा से साफ पता चल रहा था कि कार्तिक अभी अभी यहां था। यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद सिद्धराज के साथ लड़ाई के दौरान उसे बेहोश होते देखा था। अभी तो सिर्फ एक दिन बीता है, वह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो सकता है? बहुत से लोग हैरान थे। उनके हिसाब से कार्तिक को अभी बिस्तर पर होना चाहिए था, और इतने सारे राक्षसों को मारना, यह तो और भी विचित्र था। उसके पास बहुत सारे रहस्य हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इतनी जल्दी ठीक हो गया। स्टार रिवर क्षेत्र के एक विशेषज्ञ ने गंभीर होकर कहा। कार्तिक की आभा का पीछा करते हुए वे आगे बढ़े, लेकिन आगे रास्ते में कई मोड़ थे और अचानक आभा गायब हो गई। अजीब बात है, वे मानो हवा में गायब हो गए। जरूर उसके पास अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए कोई जादुई वस्तु होगी। धत्त तेरी की! कई लोग गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच रहे थे। शिकार हाथ में आते आते निकल गया था। चलो, हम अलग अलग होकर उसका पीछा करते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह भाग सकता है। समूह 4 हिस्सों में बंट गया और अलग अलग सुरंगों में घुस गया। कार्तिक ने डिवोरिंग हेवन कॉल्ड्रॉन का उपयोग करके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, जिससे पूरा क्षेत्र अव्यवस्थित हो गया था और उसकी आभा छिप गई थी। लगभग 1 घंटे तक दौड़ने के बाद कार्तिक अचानक रुक गया। आगे रास्ता बंद था। दोनों आराम करने के लिए बैठ गए। लगातार दौड़ने और दिव्य ड्रैगन तलवार का उपयोग करने के कारण अयान बुरी तरह थक चुका था। उसकी रिकवरी क्षमता कार्तिक जितनी तेज नहीं थी। कार्तिक ने अपनी चेतना के साथ कड़ाही के अंदर झांका। सिद्धराज की हड्डियां अभी भी वहां मौजूद थीं। कार्तिक गहन चिंतन में डूब गया। सिद्धराज अंदर जाने के बाद तुरंत नहीं मरा। इसका मतलब है कि इस कड़ाही में जीवित प्राणियों को भी रखा जा सकता है। क्या मैं अन्य लोगों को भी इसमें कैद कर सकता हूं? कार्तिक के मन में एक साहसिक विचार आकार लेने लगा। यह कड़ाही अंदर से असीम थी और इसमें हजारों लोग समा सकते थे। साधारण भंडारण अंगूठियों में जीवित प्राणी नहीं रखे जा सकते, लेकिन यह कड़ाही नियमों से परे थी। पृथ्वी बंधन ताला भी अपनी शक्ति को फिर से भरने के लिए कार्तिक के आत्मा सागर में लौट आया था और अगले हमले के लिए तैयार था। 2 मिनट के छोटे से विराम के बाद वे फिर से खड़े हो गए और एक नया रास्ता ढूंढकर भागने लगे। कार्तिक के पास छिपने की जगह कम होती जा रही थीं। 2 प्रमुख शक्तियों, सैवेज फैन गेट और वुल्फ फैंग गैंग ने मिलकर खदानों की 90% से अधिक सुरंगों पर कब्जा कर लिया था। जैसे ही कार्तिक कहीं दिखाई देता, वे तुरंत संचार ताबीज तोड़कर अपने साथियों को बुला लेते। तारकनाथ महज 1 किलोमीटर दूर था। खबर मिलते ही वह तुरंत वहां पहुंच गया। दोनों सेनाओं ने हाथ मिला लिया था और खजाना बांटने का समझौता कर लिया था। धत्तेरी की! कार्तिक ने क्रोधित होकर शाप दिया और अपनी दुष्ट तलवार से वार किया। वह अब और किसी को मारना नहीं चाहता था। महज 2 दिनों में उसने 40-50 लोगों को मार डाला था। उसकी नसें सुन्न हो चुकी थीं। उसे लग रहा था जैसे वह लोगों को नहीं, बल्कि चलते फिरते मुर्दों को काट रहा है। खजाने के लालच ने इन लोगों को अंधा कर दिया था। उसे रोकने वाले साधक अत्यंत शक्तिशाली थे। एक 8वें स्तर का दिव्य घटना साधक हंसते हुए बोला, कार्तिक, तुम भाग नहीं सकते। बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। जगह बहुत तंग थी। वे धूर्त थे। वे सीधे लड़ने के बजाय उसे उलझा कर रखना चाहते थे ताकि तारकनाथ वहां पहुंच सके। तुम सब मर जाओ। कार्तिक की दुष्ट तलवार अचानक कई धुंधली छवियों में बदल गई। यह उसकी छठी घातक चाल थी। पफ पफ पफ, एक एक करके लाल सुर्ख सिर हवा में उड़ गए। उसे रोकने वाले चारों लोग मारे गए। कार्तिक और अय्यान बिना रुके वहां से भाग निकले। उनके जाने के 5 सांसों के भीतर ही तारकनाथ वहां पहुंच गया। जमीन पर पड़े गर्म शवों को देखकर उसका चेहरा भयानक हो गया। वह यहीं कहीं है, उसका पीछा करो। तारकनाथ ने दहाड़ लगाई और अपनी आदिम आत्मा की चेतना को पारे की तरह
चारों दिशाओं में फैला दिया, लेकिन पलक झपकते ही कार्तिक 1000 मीटर दूर जा चुका था। भूत आंख तकनीक का उपयोग करते हुए वह जानबूझकर उन रास्तों को चुन रहा था जहां सुरक्षा कमजोर थी। अब यह स्पष्ट नहीं था कि शिकार कौन है और शिकारी कौन है। भूमिगत क्षेत्र कार्तिक का घर बन चुका था। यह उसका शिकारगाह था। जब तक ये लोग एक बड़े समूह में नहीं होते, कार्तिक को कोई डर नहीं था। कार्तिक के लिए स्थिति अब अनुकूल होती जा रही थी और अयान उसकी क्षमताओं से पूरी तरह प्रभावित था। भूमिगत रहना ही सबसे सुरक्षित विकल्प था। उसने अपनी भूत आंख तकनीक हटाई और सामने दाईं ओर देखा। बाईं ओर एक स्टार रिवर क्षेत्र का विशेषज्ञ है, दाईं ओर एक सेलेस्टियल फेनोमेनन क्षेत्र का विशेषज्ञ है और 300 मीटर दूर एक और स्टार रिवर विशेषज्ञ रास्ता रोक रहा है। कार्तिक ने विश्लेषण किया। हमें पलक झपकते ही सेलेस्टियल फेनोमेनन वाले को खत्म करना होगा और दाईं ओर से निकलना होगा। अयान लगातार जीवन और मृत्यु के संघर्ष से गुजर रहा था, जिससे उसकी आभा और शक्ति तेजी से निखर रही थी। योजना बनी कि अयान उन्हें विचलित करेगा और कार्तिक अचानक हमला करेगा। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें आगे से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। कार्तिक की किस्मत कितनी अच्छी है। 3 दिन हो गए, इतने लोग उसे ढूंढ रहे हैं, फिर भी कोई सुराग नहीं। 3 आदमी दीवार से टिके बात कर रहे थे। वह बच नहीं सकता, चाहे वह भेस बदल ले। उसकी आभा उसे धोखा दे देगी। अब हर खदान पर पहरा है, देर सवेर वह सामने आएगा ही। वे बेसब्र हो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस शिकार का वे इंतजार कर रहे हैं, वह अब खुद शिकारी बनकर उनकी ओर आ रहा है। सिद्धराज के साथ हुई लड़ाई के दौरान कार्तिक की आभा पहले ही लीक हो चुकी थी और उस दिन आसपास मौजूद हर कोई उसे महसूस कर सकता था। कौन है वहां? वे तीनों अचानक कांप उठे। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर आ रहा है। अयान दबे पांव कदम दर कदम आगे बढ़ा। उसका व्यक्तित्व अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह काफी बदल चुका था। इस रास्ते में उसने बहुत ही सधी हुई हरकतें की थीं और बहुत कम लोग उसकी उपस्थिति को भांप पाए थे। वह मार्ग बहुत अंधेरा था। वहां केवल दिव्य चेतना की मदद से ही देखा जा सकता था। तीनों ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने हथियार निकालकर प्राचीन जेड चमक में हमले के लिए तैयार हो गए। उसी क्षण अचानक एक गहरी काली छाया अयान के सिर के ऊपर से बिजली की गति से गुजरी, अविश्वसनीय रूप से तेज। हिस हिस हिस। इससे पहले कि वे तीनों कोई प्रतिक्रिया कर पाते या अपनी तलवारें उठा पाते, एक ही वार में उनके गले काट दिए गए। वे एक चीख तक नहीं निकाल पाए। तीनों को खत्म करने के बाद कार्तिक ने उनके शवों को भक्षण स्वर्ग कड़ाही में फेंक दिया और उनकी भंडारण अंगूठियां ले लीं। इसके बाद वे दोनों तेजी से स्थान से गायब हो गए। इस इलाके को छोड़ने के बाद अब हम सुरक्षित हैं। अपने पीछा करने वालों से बच निकलने के बाद आगे का रास्ता पूरी तरह खुला था। दिन बीतते गए और कार्तिक का पता एक रहस्य बना रहा। इतने दिनों बाद तो उसे बहुत पहले ही पकड़ लिया जाना चाहिए था, लेकिन वह हर बार चकमा देने में कामयाब हो रहा था। जब भी दुश्मन उसे घेरने वाले होते, वह समय रहते ही वहां से निकल जाता। क्या उसमें भविष्य देखने की क्षमता थी? तारकनाथ ने पागलों की तरह हजारों मील तक भूमिगत सुरंगों में कार्तिक का पीछा किया, लेकिन कार्तिक हाथ नहीं आया। क्रोधित होकर तारकनाथ ने रास्ते में मिले कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। तब जाकर उसका गुस्सा कुछ शांत हुआ। भाई कार्तिक, हम अब कहां हैं? 3 दिनों से अधिक समय तक भूमिगत दुनिया की भूल भुलैया में भटकने के बाद अयान अपना दिशा ज्ञान पूरी तरह खो चुका था। हम अब उस विशाल शहर के ठीक नीचे हैं, कार्तिक ने जवाब दिया। 3 दिनों में उन दोनों ने लगभग पूरे ब्लड सी डेमन द्वीप का चक्कर लगा लिया था और अंत में घूम फिरकर उसी बड़े शहर के नीचे लौट आए थे। शहर अब वीरान हो चुका था। हर कोई कार्तिक और खजाने को ढूंढने निकल गया था। वहां सिर्फ बूढ़े, कमजोर और घायल लोग ही बचे थे। हम क्या करें? क्या हमें ऊपर जाना चाहिए? अयान ने पूछा। कहा जाता है कि सबसे खतरनाक जगह ही अक्सर सबसे सुरक्षित होती है। किसने सोचा होगा कि कार्तिक भागने के बजाय वापस उसी शहर में लौट आएगा?
वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऊपर जाना अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन यदि बाहर के लोग वापस आकर घेराबंदी कर लेते हैं तो हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। कार्तिक भी दुविधा में था। दोनों ही स्थितियां खतरनाक थीं। भूमिगत रहना जोखिम भरा था और ऊपर जाना भी कम खतरनाक नहीं था। इसके अलावा दुर्जन और वुल्फ फैंग रेजिमेंट के कमांडर अभी भी शहर में अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे थे। वे तारा नदी क्षेत्र शिखर पर थे और हल्की सी आहट भी महसूस कर सकते थे, इसलिए कार्तिक ने कोई जल्दबाजी न करने का फैसला किया। तभी छप छप रंबल, दूर से एक तेज और भारी आवाज आई, मानो बाढ़ का पानी उनकी ओर बढ़ रहा हो। दोनों अचानक तनाव में आ गए। इस सूखी भूमिगत खद्दान में बहते पानी की आवाज कैसे आ सकती है? यह बहुत ही असामान्य था। हालांकि पिछले भूकंप के बाद कुछ हिस्सों में पानी भरा था, लेकिन वह कुछ दिनों में उतर गया था और केवल कीचड़ बचा था। यह सायरन कबीला है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कार्तिक की भूत नेत्र तकनीक ने पत्थर की दीवारों के पार देखा। समुद्री राक्षसों के झुंड इस दिशा में इकट्ठा हो रहे थे और वे अपनी जादुई शक्ति से समुद्र के पानी को खदानों में खींच रहे थे। यह उनकी रणनीति थी। पानी से भरकर वे अन्य मानव योद्धाओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पानी के अंदर मनुष्यों की लड़ने की क्षमता आधी रह जाती है, जबकि सायरन जाति के लिए यह उनका घर है। शुरुआत में पानी के छलकने की आवाज आई, जो देखते ही देखते विशाल विनाशकारी लहरों में बदल गई। अपनी नाक और मुंह बंद रखो। पानी की एक शक्तिशाली लहर उन दोनों को बहा ले गई। खदान का शाफ्ट लगभग 5 मीटर ऊंचा था, लेकिन पलक झपकते ही वह पूरा भर गया। दबाव इतना तेज था कि विशालकाय चट्टानें टूटकर गिरने लगीं। जमीन के नीचे कंपन होने लगा, जो सतह तक महसूस किया जा सकता था, जिससे ऊपर शहर में कई घर ढह गए। कार्तिक और अय्यान अब पूरी तरह पानी में घिर चुके थे। उनकी गतिविधियां धीमी हो गई थीं। तभी दूर से बुलबुले उठे और 1000 से अधिक समुद्री राक्षसों ने निकास मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। इतनी सारी सुरंगों के बंद होने के कारण कार्तिक के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, जब तक कि वह नई सुरंग न खोद ले। लेकिन पानी के दबाव में यह असंभव था। हे मनुष्य, हमारे साथ शांति से समुद्र की गहराई में चलो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। भीड़ को चीरते हुए एक शक्तिशाली शार्क प्रकट हुई। उसने एक अधेड़ उम्र के मानव का रूप ले रखा था, लेकिन उसके गालों पर मौजूद गल फड़े उसकी असलियत बयां कर रहे थे। जैसे ही वह आया, आसपास का पानी थर्रा गया और छोटे राक्षस डर के मारे पीछे हट गए। उन्नत तारा नदी क्षेत्र। कार्तिक की आंखों में गंभीरता आ गई। शार्क कबीले का यह सदस्य बेहद शक्तिशाली था। पृथ्वी बंधन लॉक के साथ वह जमीन पर भी इससे नहीं जीत सकता था। पानी की तो बात ही छोड़िए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। कार्तिक ने मन ही मन निर्णय लिया। समुद्र की गहराई में जाने का मतलब था अपनी आजादी और शायद अपनी आत्मा भी खो देना। वे उसके अमर सम्राट होने के राज को जान लेते और यह उसे मंजूर नहीं था। इस जगह पर अब हमारा कब्जा है। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, हमारे साथ चलो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। शार्क की आवाज बेहद ठंडी और क्रूर थी। उसी समय पानी के भारी प्रवाह और हलचल ने सतह पर मौजूद मानव विशेषज्ञों का ध्यान खींचा। दुर्जन, लाल शेरा, वुल्फ फैंग कमांडर और झिंग लियान तुरंत जांच के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि खदान पानी से भरी हुई है और बीच में कार्तिक फंसा हुआ है। यह तो कार्तिक है, वह सचमुच समुद्री राक्षसों के जाल में फंस गया है। इन शापित मछलियों ने सचमुच समुद्र का पानी अंदर ला दिया है। अगर हम अब हमला करेंगे तो हमारी ताकत कम हो जाएगी, वुल्फ फैंग का एक नेता गुस्से में बोला। मनुष्यों और राक्षसों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। इसके अलावा कार्तिक द्वारा मारे गए 200 राक्षसों का बदला लेने के लिए राक्षस जाति भी वहां जमा हो रही थी। कार्तिक अब पूरी तरह से घिर चुका था। एक तरफ राक्षस, दूसरी तरफ लालची इंसान और चारों तरफ पानी। कार्तिक, अगर तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करते हो तो मैं इन समुद्री राक्षसों को भगाकर तुम्हारी जान बचा सकता हूं। बोलो, क्या कहते हो? दुर्जन ने अपनी आवाज को एक पतली रेखा में बदलकर पानी के भीतर कार्तिक तक पहुंचाया। यह एक चाल थी। वे सिर्फ खजाना चाहते थे। बकवास बंद करो, यह हमारा शिकार है। शार्क मानव क्रोधित हो गया। धिक्कार है तुम इंसानों पर, यहां से निकल जाओ।
उसने अपनी शक्ति से समुद्र के पानी का एक भयानक ज्वार पैदा किया जो खदान की दीवारों से टकराया। बूम बूम बूम। पानी की ताकत किसी हीरे की चट्टान से कम नहीं थी। खदान की दीवारें टूटने लगीं। तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। कूदना होगा, कार्तिक चिल्लाया, लेकिन उससे पहले ही अचानक जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। खदान के नीचे की जमीन खोखली थी और पानी के भार ने उसे तोड़ दिया था। एक विशाल भंवर बन गया जिसने पास मौजूद कई समुद्री राक्षसों को तुरंत निगल लिया। भंवर शुरू में छोटा था, लेकिन देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप ले लिया। खदान की पूरी नस ढह गई। बूम! एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ 3 खदान शाफ्ट गायब हो गए। ऊपर शहर की इमारतें ताश के पत्तों की तरह उस गड्ढे में समाने लगीं। आह, मैं मरना नहीं चाहता। हजारों मार्शल आर्टिस्ट और राक्षस उस शक्तिशाली भंवर में खींचे चले गए। कार्तिक और अयान भी खिंचाव से बचने के लिए एक पत्थर की दीवार से चिपके हुए थे। अयान की ताकत जवाब दे रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। खटक खटक। पानी निगलते हुए अयान की पकड़ छूट गई। धारा उसे उस अथाह अंधेरे गड्ढे की ओर खींच ले गई। अयान! उसी क्षण कार्तिक ने बिजली की तेजी से हाथ बढ़ाया और अयान का दाहिना हाथ पकड़ लिया। लेकिन खिंचाव बल और भी भयानक हो गया। जिस पत्थर की दीवार को कार्तिक ने पकड़ रखा था वह धमाके के साथ उखड़ गई। वे दोनों पत्थरों और मलबे के साथ उस अंधेरे रसातल में गिर पड़े। यह तबाही कई मिनटों तक चली। जब धूल और पानी शांत हुआ तो वहां एक विशाल अथाह काला गड्ढा बचा था। बाद में पहुंचे मार्शल आर्टिस्ट उस दृश्य को देखकर इतने भयभीत हो गए कि वे किनारे तक जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। ब्लड सी डेमन आइलैंड, यह तो अंदर से पूरी तरह खोखला है। बचे हुए लोग उस असीम अंधेरे को देख रहे थे। उनके चेहरे भय से सफेद पड़ चुके थे। कार्तिक, अयान और हजारों योद्धा उस अंधेरे में कहीं गायब हो चुके थे। ब्लैक होल द्वारा उत्पन्न वह भयानक खिंचाव बल अब कमजोर पड़ने लगा था। उसका प्रभाव कम हो रहा था। सायरन की डरावनी आवाजें गायब हो चुकी थीं और समुद्र का पानी भी अब पीछे हटने लगा था। जैसे ही कार्तिक ने प्राचीन जेड को मजबूती से पकड़ा, बगल की पत्थर की दीवार फट गई। वे दोनों उस टूटती हुई चट्टान के साथ भंवर में बह गए। अपनी चेतना के उतार चढ़ाव के बीच कार्तिक ने खुद को संभाला। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसने तुरंत अपनी भूत नेत्र तकनीक सक्रिय कर दी। इसकी मदद से वह ऊपर से गिरने वाले हर पत्थर और मलबे को आसानी से चकमा दे पा रहा था। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था। भंवर में बहे कई योद्धा और समुद्री राक्षस उस शक्तिशाली चीरने वाली शक्ति का सामना नहीं कर सके और उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। केवल उन्नत दिव्य लोक के साधक ही अपनी जान बचाने में सफल हो पाए, जबकि निम्न स्तर के साधकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर कोई भंवर के दबाव से बच भी गया तो ऊपर से गिरता हुआ मलबा उसे कुचलने के लिए काफी था। समुद्र का पानी खून से लाल हो गया था और बेजान शरीर गहराई में डूबते जा रहे थे। बैंग 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 धमाकों का सिलसिला जारी था। पहले समुद्र का पानी गिरा, फिर चट्टानें और अंत में इंसान और राक्षस। चारों तरफ केवल चीखें और गिरने की आवाजें थीं। जमीन पर गिरते ही कई लोग बेहोश हो गए। उनके शरीर क्षत विक्षत और खून से लथपथ थे। अपनी प्रबल आत्मिक शक्ति के कारण कार्तिक बड़ी मुश्किल से होश में रह पाया और अपने पैरों पर सीधा खड़ा हुआ। जमीन से टकराने से ठीक पहले उसने हवा में ही खुद को मोड़ा और अयान को खींचकर एक सुरक्षित कोने में ले गया। दुर्जन और वुल्फ फैंग रेजिमेंट का नेता भी इसी भंवर में गिरे थे। उनकी शक्ति को देखते हुए वे निश्चित रूप से मरे नहीं होंगे। इस समय उनसे सामना होने का मतलब था मौत। इसलिए सबसे अच्छा तरीका था उनसे बचना। अपने पैरों को जमीन पर जमाते हुए कार्तिक ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का संचार किया और शरीर की सारी थकान और बेचैनी तुरंत गायब हो गई। अयान अभी भी भ्रमित था। उसे सामान्य होने और होश में आने में कुछ पल लगे। भंवर की तबाही का हिसाब भयानक था। 3000 से अधिक लोग इसमें बहे थे। आधे से ज्यादा मर चुके थे और 1/3 बुरी तरह घायल थे। 1/3 से भी कम लोग सही सलामत बचे थे। सायरन कबीले को भी भारी नुकसान हुआ था। इसके विपरीत राक्षस जाति के बचने की दर सबसे अधिक थी, क्योंकि उनके भौतिक शरीर प्राकृतिक रूप से बेहद मजबूत होते हैं।
ये हम कहाँ हैं? जो लोग होश में आए वे खाली निगाहों से चारों ओर देख रहे थे, पूरी तरह असमंजस में थे। लगभग 1000 बचे हुए लोग एक साथ इकट्ठा होने लगे। समुद्री राक्षसों में से केवल 300 और राक्षस जाति के 200 लोग ही बचे थे। कार्तिक और अय्यान एक विशाल चट्टान के पीछे छिप गए। उन्होंने अपनी आभा को पूरी तरह दबा दिया ताकि दुर्जन या कोई अन्य शक्तिशाली दुश्मन उन्हें महसूस न कर सके। कार्तिक ने अपनी भूत नेत्र तकनीक से चुपचाप चारों ओर नजर घुमाई और माहौल का जायजा लिया। ऊपर देखने पर एक विशाल काला छेद दिखाई दे रहा था, मानो किसी ने छत में सुराख कर दिया हो। और चारों ओर नजर दौड़ाने पर यह एक विशालकाय भूमिगत संरचना थी। अनगिनत विशाल पत्थर के खंभे इस पूरे ब्लड सी डेमन द्वीप का भार अपने कंधों पर उठाए हुए थे। यह पूरा ढांचा हजारों मीटर तक फैला हुआ था। यह अविश्वसनीय था। किसी के पास इतना बड़ा भूमिगत महल बनाने की क्षमता कैसे हो सकती है जो पूरे द्वीप का वजन उठा सके? उन्होंने उस काले छेद से वापस ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी असफल रहे। वहां मौजूद शक्तिशाली खिंचाव ने उनकी उड़ान शक्ति को आसानी से तोड़ दिया। यह जगह अब एक बंद दुनिया थी। अचानक पूरे भूमिगत जगत में आश्चर्य की एक चीख गूंज उठी। इन स्तंभों को देखो। एक मार्शल आर्टिस्ट पास के खंभे के पास गया। उसने उस पर जमी सदियों पुरानी धूल को साफ किया और पाया कि खंभे पर कई आकृतियां उकेरी गई थीं। दुर्जन, वुल्फ फैंग कमांडर और अन्य लोग तुरंत जांच करने पहुंचे। यह तो ड्रैगन का पैटर्न है। डिंग इसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन शार्क जैसे दिखने वाले उस समुद्री राक्षस ने स्तंभ पर खुदे हुए पैटर्न को तुरंत पहचान लिया। ड्रैगन पैटर्न। यह शब्द सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया, चाहे वह इंसान हो, समुद्री राक्षस हो या दानव। क्या यह कोई भूमिगत ड्रैगन महल हो सकता है? यह विचार आते ही सब पागल हो गए, पूरी तरह से पागल। ड्रैगन, वे दुनिया की सबसे श्रेष्ठ और प्राचीन नस्ल हैं। ड्रैगन वंश 3000 वंशों में प्रथम स्थान पर आता है। यहां तक कि वे दिव्य प्राणियों जैसे किलिन और फीनिक्स से भी ऊपर हैं। इंसान तो शीर्ष 2000 में भी नहीं आते। कहा जाता है कि ड्रैगन प्रजाति का जन्म मनुष्यों से अरबों वर्ष पहले हुआ था। उस युग में वे पूरे ब्रह्मांड पर शासन करते थे। दानव और सायरन जातियां भी ड्रैगन के सामने सिर झुकाती थीं। कार्तिक ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। ड्रैगन जाति की किंवदंतियां उसने भी सुनी थीं। अगर कोई ड्रैगन के रक्त या विरासत को प्राप्त कर ले तो वह अजेय बन सकता है। लेकिन अय्यान के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। वह फ्लाइंग ड्रैगन वंश का वंशज था। भाई कार्तिक, अय्यान ने चुपके से अपनी आवाज कार्तिक तक पहुंचाई। क्या आपको याद है, मैंने कहा था कि एक रहस्यमयी शक्ति मुझे खींच रही है? तुम्हारा मतलब है यहां कुछ ऐसा है जो तुम्हें बुला रहा है? कार्तिक ने सतर्क होकर पूछा। हां, मुझे संदेह है कि यह ड्रैगन महल ही वह स्थान है जहां मेरे पूर्वज रहते थे। मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। क्या तुम बता सकते हो कि यह पुकार किस दिशा से आ रही है? कार्तिक ने पूछा। वहां, अय्यान ने सीधे आगे एक गहरे अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। अजीब बात है, वहां तो कुछ भी नहीं है। कार्तिक ने अपनी भूत नेत्रों से देखा। ड्रैगन पैलेस का मुख्य द्वार तो दाईं ओर है। मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह एहसास वहीं से आ रहा है। अय्यान ने उलझन में कहा। ठीक है, पहले हम ड्रैगन पैलेस के अंदर चलते हैं, फिर देखेंगे। यह पत्थर की दीवारें मेरी दृष्टि को भी रोक रही हैं। कार्तिक ने योजना बनाई। इस बीच भीड़ ड्रैगन पैलेस के मुख्य द्वार की ओर बढ़ चुकी थी। 2 विशाल सुनहरे अक्षर ड्रैगन पैलेस सैकड़ों मीटर दूर से भी चमक रहे थे। जिस स्थान पर वे खड़े थे वह महल के बाहर का एक विशाल चौक था। महल के द्वार कसकर बंद थे। 2 विशालकाय दरवाजे के हैंडल से एक जबरदस्त प्राचीन शक्ति का एहसास हो रहा था। दरवाजे की कुंडी भी एक दुर्लभ खजाना है, कार्तिक ने मन ही मन सोचा। वुल्फ फैंग रेजिमेंट का नेता सबसे आगे था। उसने अपनी सांस रोकी और अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर के द्वार को धक्का दिया, लेकिन द्वार हिला तक नहीं। एक स्टार रिवर दायरे का विशेषज्ञ उसे इंच भर भी नहीं खिसका सका। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तारकनाथ आगे आया।
दोनों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन परिणाम वहीं रहा। भीड़ में बेचैनी बढ़ने लगी। खजाना सामने था, लेकिन रास्ता बंद। तुम सब वहां क्यों खड़े हो? आओ और मदद करो, तारकनाथ चिल्लाया। लालच ने सबको एक कर दिया। डिंग, लाल शेरा और अन्य सभी गुटों के लोग आगे आए। एक के पीछे एक सैकड़ों लोगों ने मिलकर एक मानव श्रृंखला बनाई और पूरी ताकत लगा दी। यह संयुक्त शक्ति नवजात आत्मा क्षेत्र के बराबर थी। क्लिक क्लिक, रंबल। आखिरकार विशाल पत्थर का द्वार चरमराया। उसमें दरारें पड़ने लगीं। हजारों वर्षों से बंद पड़ा ड्रैगन पैलेस का द्वार खुलने लगा। सायरन और राक्षस पीछे ही खड़े रहे। वे इंसानों की मेहनत का फायदा उठाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही द्वार में दरार आई, कार्तिक ने अपनी स्थिति बदली ताकि वह सीधे अंदर देख सके। उसकी भूत नेत्र तकनीक ने उस दरार को भेदते हुए महल की गहराई में झांका। हिस हिस हिस। अचानक कार्तिक की सांसें अटक गईं। उसने गहरी सांस ली। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। भाई कार्तिक, इसके अंदर क्या है? अयान ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कार्तिक शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा था। पत्थर के गेट की दरार अब लगभग 1 फुट चौड़ी हो चुकी थी। उसमें से मुश्किल से एक व्यक्ति निकल सकता था। उस दरार से अंदर झांकते ही वहां मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। जो उन्होंने देखा वह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। क्या यह खजानों से भरा ड्रैगन महल नहीं होना चाहिए था? लेकिन अंदर का नजारा तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। जैसे ही पत्थर का विशाल द्वार पूरी तरह खुला, सभी लोग पागलपन में अंदर की ओर दौड़ पड़े। इनमें उनके पीछे मौजूद समुद्री राक्षस और दानव भी शामिल थे। और इसी क्षण वहां बेरहमी से कत्लेआम शुरू हो गया। हर कोई क्रोध और लालच से अंधा हो गया था। लूटपाट, मारकाट और एक दूसरे को कुचलने की होड़ मच गई। पलक झपकते ही जमीन पर लाशों का ढेर लग गया। मानवता को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह स्थिति समुद्री राक्षसों और दानवों के हमलों के साथ साथ मनुष्यों में एकता की कमी के कारण और भी भयावह हो गई थी। भाई कार्तिक, ये किस तरह के फूल हैं? बाहर केवल कार्तिक और अयान ही बचे थे। वे अपनी चट्टान की आड़ से उठे और ड्रैगन महल के द्वार की ओर देखने लगे। द्वार के पीछे कोई भव्य महल नहीं, बल्कि फूलों से भरा एक विशाल बगीचा था। प्रत्येक फूल से एक मनमोहक सुगंध निकल रही थी, जो बता रही थी कि ये साधारण फूल नहीं, बल्कि दुर्लभ खजाने हैं। ये पौधे हजारों वर्षों से जीवित थे, सूर्य और चंद्रमा के तत्वों को अवशोषित करते हुए। हालांकि वे इन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन ड्रैगन महल में उगने के कारण यह निश्चित रूप से कोई दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटी होनी चाहिए। लेकिन अंदर पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई थी। लड़ने वाले लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। वे सही या गलत की परवाह किए बिना जिसे भी देखते उस पर पागलों की तरह हमला कर देते। देखते ही देखते वह सुंदर बगीचा पूरी तरह से रौंद दिया गया और वे विचित्र फूल कुचल कर मुरझा गए। धतूरा, खूनी धतूरा, कार्तिक ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। सच्चे मार्शल महाद्वीप पर पहले प्रेत पुष्प का प्रकट होना और अब यहां धतूरे के फूल का मिलना, कार्तिक को इससे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। क्या धतूरे के फूल इतने दुर्लभ होते हैं? एक फूल के लिए आपस में लड़ना और जान लेना तो उचित नहीं है, अयान ने हैरानी से कहा। उसे लगा कि वे लोग इन फूलों को पाने के लिए लड़ रहे हैं। वहां सैकड़ों पौधे थे और दावेदार हजारों, इसलिए संघर्ष स्वाभाविक लग रहा था। लेकिन अयान इस बात से हैरान था कि वुल्फ फैंग गिरोह का तारकनाथ अपने ही नेता पर हमला क्यों कर रहा था और दुर्जन और लाल शेरा जैसे सहयोगी भी आपस में क्यों लड़ रहे थे। यह सब तर्कहीन था। यह कितना अजीब है कि हमारे ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। अयान को ऐसा लगा जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। धतूरे के फूलों को आम तौर पर नरक के फूल के रूप में जाना जाता है, कार्तिक ने समझाया। ये मानव जगत के नहीं हैं और केवल पाताल या नरक में ही उगते हैं। इनकी सुगंध ही इतनी घातक है कि यदि कोई मनुष्य इसे सूंघ ले तो वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है और हिंसक हो जाता है। उस अवस्था में वह अपने सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालेगा, चाहे वह मित्र हो या सगा भाई। यह जवाब सुनकर अयान चौंक गया। अब उसे समझ में आया
कि भाई कार्तिक द्वार खुलते ही पीछे क्यों हट गए थे। उन्होंने पहले ही इन खतरनाक फूलों को देख लिया था। खून नदी की तरह बह रहा था, जिससे जमीन लाल हो गई थी। जैसे ही धतूरे का आखिरी फूल कुचला गया और उसकी नशीली सुगंध हवा में बिखर कर खत्म हो गई, सभी लोग उस पागलपन के दौरे से बाहर आने लगे। क्या हुआ? जैसे ही लाल शेरा को होश आया, उसने अपनी तलवार नीचे की और दुर्जन की ओर देखा, जो उस पर तलवार ताने खड़ा था। हम आपस में क्यों लड़ रहे थे? सभी लोग भ्रमित थे। यह याद करने की कोशिश कर रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ था। उन्हें बस इतना याद था कि महल में घुसते ही वे फूलों की ओर आकर्षित हुए थे और उसके बाद सब कुछ धुंधला था। जमीन लाशों से पट्टी पड़ी थी। प्रवेश करने वाले लगभग 1000 लोगों में से आधे मारे जा चुके थे। सायरन और दानव जातियों का भी यही हाल था। कमांडर, मैं अब आपके साथ और नहीं लड़ सकता। तारकनाथ की छाती में एक लंबा चाकू फंसा हुआ था। यह वही चाकू था जो वुल्फ फैंग रेजिमेंट के कमांडर ने पागलपन में उसके दिल में उतार दिया था।